दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार चंदे, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों, आज के कालांश में हम जलवायु विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी वायुमंडल की संरचना यानी इसकी विभिन्न परतों की विशेषताओं का अध्ययन एक एक करके हम करेंगे। इससे पूर्व के कालांश में हमने वायुमंडल का अर्थ तथा उसके संगठन के बारे में चर्चा की है। आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल की परिभाषा को एक बार पुनः मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की रचना कहीं परतों या मंडलों के द्वारा हुई है। अगला बिंदु, वायुमंडल की परतीय संरचना को निम्नलिखित दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 तापीय विशेषता के आधार पर, नंबर 2 रासायनिक विशेषता के आधार पर। सामान्य अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सामान्य रूप से तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों या मंडलों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 सौभमंडल या परिवर्तन मंडल, दोस्तों इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 समताप मंडल, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 मध्य मंडल, इसको अंग्रेजी में मीजोस्फियर कहा जाता है। नंबर 4 तापमंडल, अंग्रेजी में इसको थर्मोस्फियर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमने वायुमंडल की परिभाषा एवं इसकी विभिन्न परतों से रूबरू होने के बाद हम इसकी प्रत्येक परत के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा आज के कालांश में करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं सौभमंडल की। सौभमंडल यानी जो इसकी पहली परत, वायुमंडल को जब हम विभिन्न परतों में विभाजित करते हैं तो पहली परत जिसको हम सौभमंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह सौभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है। पहला बिंदु इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। किसके बारे में? सौभमंडल या परिवर्तन मंडल के बारे में। सौभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत होती है। अगले बिंदु के रूप में मैं चर्चा करूं कि सौभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है। सौभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों, इसी बिंदु में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा कि भूमध्य रेखा पर संवहन धाराओं के कारण इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर इसकी औसत ऊंचाई 6 किलोमीटर होती है। अर्थात यह परत या यह मंडल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इसकी मोटाई कम होती जाती है। दोस्तों, अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इस परत को ट्रोपोस्फियर नाम सबसे पहले विद्वान टी जरेंस डी बोर्ट ने दिया। यानी इसका जो ट्रोपोस्फियर अंग्रेजी नाम दिया वो विद्वान टी जरेंस डी बोर्ट ने दिया। दोस्तों, अगले बिंदु के रूप में इस मंडल में अर्थात सौभमंडल में वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% भाग केंद्रित होता है। दोस्तों, अगले बिंदु के रूप में किसके बारे में? सौभमंडल के बारे में। ट्रोपोज, अंग्रेजी शब्द इसके लिए ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोज का अर्थ होता है मिश्रण या विक्षोभ। सौभमंडल या परिवर्तन मंडल, अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोज का अर्थ होता है
मिश्रण या विक्षोभ, इसी कारण इस मंडल को ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। दोस्तों इसी मंडल को यानी सौर मंडल को समवहन मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों सौर मंडल को समवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि वायु की समवहन धाराएं इस मंडल की ऊपरी सीमा तक ही सीमित होती है, इसी कारण सौर मंडल को समवहन मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसी मंडल में तापमान, एरोसोल, जल वाष्प तथा गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। दोस्तों मैंने आपको कहा इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसी मंडल में ऊंचाई के साथ, दोस्तों इस बिंदु को दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान, एरोसोल, जल वाष्प तथा गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। इसी वजह से इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंडल की ऊंचाई में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है। इस ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है तथा शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई में कमी होती है। ऊंचाई के साथ, दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस मंडल की ऊंचाई में मौसम के साथ परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है तथा शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई में कमी आती है। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में एक महत्वपूर्ण विशेषता जो इस मंडल की है उसके बारे में अगले बिंदु में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इस मंडल की यानी सौर मंडल की या परिवर्तन मंडल की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। गिरावट की यह दर सेंटीग्रेड के रूप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर अथवा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर होती है तथा फारेनहाइट में 3.6 डिग्री फारेनहाइट प्रति 1000 फीट होती है। दोस्तों तापमान में इस गिरावट की दर को, दोस्तों तापमान में इस ऊंचाई के साथ इस गिरावट की दर को सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल लैप्स रेट के रूप में जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल लैप्स रेट के रूप में जाना जाता है। यह इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वायुमंडल की समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में संपादित होती है। वायुमंडल की समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में संपादित होती है, जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण के विभिन्न रूप जैसे कोहरा, ओस, पाला, ओलावृष्टि, हिमपात आदि। इसके अलावा बादलों की गरज, बिजली की चमक, तड़ित झंझा, विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय तूफान जैसे हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, चक्रवात आदि, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में संपादित होती है। इसी कारण यह मंडल जलवायु एवं मौसम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंडल होता है। कौन सा मंडल? सौरमंडल। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में। सौरमंडल जीवधारियों की दृष्टि से भी, सौरमंडल जीवधारियों की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल होता है, क्योंकि मानव सहित समस्त जीवित जीवों, क्योंकि इस बिंदु को दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
सौरमंडल मानव सहित समस्त जीवित जीवों के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस मंडल में घटित होने वाली मौसमी घटनाओं के कारण सभी जीवों का अस्तित्व बन पाया है या हो पाया है। इसी वजह से समस्त जीवधारियों की दृष्टि से भी सौरमंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण मंडल होता है। दोस्तों, अगले बिंदु के रूप में एक और महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा में इस मंडल के बारे में करने जा रहा हूं कि मौसमी घटनाओं जैसे बादलों, तूफानों आदि के कारण यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। मौसमी घटनाओं जैसे बादलों, तूफानों आदि के कारण यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। दोस्तों, इस मंडल की ऊपरी सीमा को अगले बिंदु के रूप में आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, जिसका नामकरण नेपियर शाह नामक विद्वान ने किया। यह ट्रोपोपॉज रैखिक रूप में ना होकर मंडलीय रूप में होती है या मंडल के स्वरूप में होती है, जोनल स्वरूप इसका होता है। दोस्तों, इस मंडल के बारे में, सौर मंडल के बारे में अंतिम बिंदु के रूप में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि वास्तव में जो ट्रोपोस्फियर शब्द जिसका अर्थ होता है मिश्रण, तथा ट्रोपोपॉज शब्द का अर्थ होता है जहां मिश्रण का समाप्ति होती है, यानी मिश्रण रुक जाता है। ट्रोपोस्फियर शब्द का अर्थ है मिश्रण से होता है, जबकि ट्रोपोपॉज शब्द का अर्थ है जहां मिश्रण रुक जाता। इस प्रकार दोस्तों, आज के कालांश में हमने वायुमंडल की वायुमंडल की संरचना में विभिन्न परतों और विभिन्न परतों का वर्गीकरण किया, तथा उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत सौरमंडल या परिवर्तन मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले कालांश में हम वायुमंडल की बाकी जो परतें हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।